जितेंद्र हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे। दरअसल जो आर्मी कैंप पर हमले की बात है वो लगातार हो रही है, उसको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहे हैं, लेकिन जो अहम शहरों में इस तरह से मॉल्स या फिर सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाया जा सकता है, हर जगह चौकसी बढ़ाई जा रही है। अगली खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर आरक्षण पर बहस को तेज कर दिया कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। उनकी बात सामने आते ही लालू प्रसाद यादव ने हमलावर रुख अपना लिया। बीजेपी संघ को आरक्षण विरोधी ठहरा दिया। बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ही शाम होते होते साफ कर दिया वो किसी भी सूरत में दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के तमाम मसलों पर अपने विचार रखते हुए आरक्षण के बारे में भी कुछ बातें कही। उनके मुताबिक आरक्षण को राजनीति से मुक्त करने के लिए इसे नई व्यवस्था के तहत लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अपने संविधान में सामाजिक पिछड़े वर्ग पर आधारित आरक्षण नीति की बात है, तो उसको राजनीति के बजाय जैसा संविधानकारों के मन में था वैसा उसको चलाते तो आज ये प्रश्न खड़े नहीं होते। संविधान में जब से यह प्रावधान आया तब से उसका राजनीति के रूप में उपयोग किया गया है। हमारा कहना है कि एक समिति बना दो जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों की जो सेवाभावी हो तथा जिनके मन में देश के हित का विचार हो। उनको तय करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, कितने दिन तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों को लागू करने का पूरा अधिकार उस समिति के हाथ में है। ध्यान में रखना होगा कि ये सारी बातें प्रामाणिकता से लागू हों। मोहन भागवत ने आरक्षण पर एक नए नजरिए से विचार करने की बात कही। लालू प्रसाद यादव आग बबूला हो गए। उनके मन में फौरन वीर रस का भाव उमड़ा और ट्विटर के बहाने छलक। यह गुस्सा आरक्षण के जरिए पिछड़ों को इंसाफ दिलाने के लिए कितना था और बिहार के चुनाव में वोटों को साधने के लिए कितना, कहना मुश्किल है। लेकिन आरक्षण के मसले पर देशव्यापी बहस छिड़ गई है। ये जो बीजेपी का एक पोजीशन जो बिहार इलेक्शन में ये दलित्स, महादलित्स, ओबीसी की बात करते हैं ये प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ भागवत जी कहते हैं, तो कोशिश ये है कि दोनों तरफ से वोट काटे। आरक्षण नीति पर किसी भी प्रकार के पुनर्विचार का हम समर्थन नहीं करते, न ही बीजेपी कैसे कर रहा है, ये हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे। गुजरात के हार्दिक पटेल ने इसे नए सिरे से आवाज दी और एक तबका लंबे समय से आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने की मांग भी उठाता रहा है। आज तक ब्यूरो। मुद्दा ऐसा है जिस पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता, चाहे मन में कोई भी भाव। आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान पर संघ ने सफाई पेश की। वो आरक्षण का विरोध किसी सूरत में नहीं कर रहे थे। इस बाबत एक बयान जारी किया गया। ये कहा गया कि इस साक्षात्कार में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने वर्तमान में समाज के कमजोर वर्गों को मिल रहे आरक्षण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान निर्माताओं के मन में जो भाव था उसके अनुरूप आरक्षण का लाभ समाज के सभी दुर्बल वर्गों तक अवश्य पहुंचे, इसका विचार सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। सीमा नहीं है इसकी कोई, और इसीलिए इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ पटेलों के लिए आरक्षण पर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि एक समिति उसकी समीक्षा करेगी कैसे और कब तक आरक्षण मिलना चाहिए। आप सहमत हैं? नहीं, हम आरक्षण हटाने की बात पर सहमत नहीं। जिस प्रकार समीक्षा थी उन्होंने बात की, हाँ समीक्षा होनी चाहिए कि जो समाज को आरक्षण मिला है उनका विकास अब कैसे कर पाए। जो समाज का विकास नहीं हो रहा, जिसको रोजगारी नहीं मिल रही, आरक्षण को जो उनको आरक्षण देकर उनका विकास कैसे किया जाए उस बात पर समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण हटाने की बात पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए। पर जो मौजूदा व्यवस्था आरक्षण की है उसमें बदलाव की बात हो रही है अगर, तो इसे अपने आंदोलन का असर मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, पिछले कई सालों से आरक्षण के मुद्दे पर सब लोग राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा तो हुआ है गुजरात के आरक्षण आंदोलन से कि सब लोगों को चिंता का विषय और सब लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार अब आयोजन हो सकता है और देश को विश्वगुरु बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पर कहते तो आप भी रहे हैं कि या तो पटेलों को आरक्षण दो, नहीं तो आरक्षण खत्म करो। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भागवत का बयान आपकी मांग को ही मजबूत कर रहा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आरक्षण हटाने की बातें नहीं की। आज तक हमने आरक्षण लेने की बात की है और हमने ये भी कहा था कि अगर आप आरक्षण हटा नहीं सकते तो जिस समाज को आरक्षण की जरूरत है उन समाज को आरक्षण देना चाहिए। और पहली तो बात कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये भी नहीं मालूम कि आरक्षण कहाँ कहाँ पर है। आपने लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण दे दिया तो आरक्षण हटेगा कैसे? आप आरक्षण की बात करते हो तो आरक्षण के मुद्दे पर विकास की बात कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है और मौजूदा व्यवस्था जो है वो असमानता को दूर कर ही नहीं पाई? नहीं, हम तो वही बात करें कि समानता लाने के लिए आरक्षण जिस समाज को जरूरत उनको दी जाए। क्योंकि जब बच्चा पहली कक्षा में होता, 5वीं कक्षा तक उसे पता भी नहीं चलता कि कौन किस प्रकार आरक्षण में जुड़ा हुआ है। जब स्कॉलरशिप के लाभ नहीं मिलते तब पता चलता है कि ओबीसी, एसटी है, एससी है, जनरल है। तो पहले समानता की बात होनी चाहिए और समानता के बाद आरक्षण का सही मौके पर सबकी समीक्षा कर उनके विकास की बात के साथ जोड़कर आरक्षण के मुद्दे पर समीक्षा करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यूं तो आरक्षण का जो मसला है वो दशकों पुराना है, लेकिन आरक्षण की आग 1990 में उस वक्त भड़की थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी। तब अगड़ी जाति के छात्रों ने आत्मदाह कर लिया था। 1990 के बाद से समय समय पर आरक्षण आंदोलन होते रहे हैं, कभी विरोध में, कभी अपने लिए आरक्षण की मांग पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। पच्चीस साल पहले जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की तो देश जल उठा। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। तब तक देश में 22% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मंडल कमीशन में अलग से ओबीसी के लिए 27% कोटा लाया गया। सरकारी नौकरियों में कोटा 49.5% तक जा पहुंचा। देश में लंबे समय तक आरक्षण विरोधी आग सुलगती रही। वक्त की नमी ने धीरे धीरे इसे कमजोर तो कर दिया, लेकिन लौ बुझी नहीं। और इसके साथ ही समय समय पर अपने लिए आरक्षण की मांग उठाने वालों की तादाद बढ़ने लगी। ताजा तरीन आंदोलन गुजरात के पाटीदारों का है, जो हार्दिक पटेल की अगुवाई में अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। गुजरात के पाटीदार अपने लिए ओबीसी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों इसी आंदोलन की आग में गुजरात जल उठा था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर पिछले 9 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और इन वर्षों में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर तमाम उत्पात भी किए हैं। राज्य में इनकी आबादी 7% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ये 5% आरक्षण की मांग करते रहे हैं। गुर्जरों से अलग हरियाणा के जाट खुद को ओबीसी कोटे में शामिल किए जाने की हिंसक मांग करते रहे हैं। 2008 से 2014 के बीच हरियाणा में जबरदस्त आंदोलन और हिंसक झड़पें हुई हैं। यह आंदोलन पिछले साल मार्च में खत्म हुआ, जब यूपीए सरकार उनकी मांगों के आगे झुकने को मजबूर हो गई। लेकिन मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी में शामिल करने की अधिसूचना निरस्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कई राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा है। तमिलनाडु में 59%, केरल और बिहार में 50%, महाराष्ट्र में 52%, झारखंड में 60% तक आरक्षण है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी आरक्षण 50% है। कई राज्यों में ये 49.5% रखा गया है। आरक्षण के मसले पर कई राज्यों में विवाद उपजते रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर वोट बैंक की राजनीति को साधना सरल है। इसीलिए ये कभी हार्दिक पटेल जैसे नए खिलाड़ियों का हथियार बन जाता है, तो लालू जैसे पक्के राजनेता को भी जमीन थामने का मौका दे जाता है। आज तक ब्यूरो।